नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं श्वेत पत्र। हम साथ साथ हैं कि तर्ज पर आगे बढ़ता नजर आता विपक्ष जब अलग अलग मुद्दों की सियासत पर एक दूसरे से पूछने लगता है कि हम आपके हैं कौन, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि ये कैसी विपक्षी एकता है। राजनीति में तो दो ही पक्ष सुने जाते हैं, पक्ष और विपक्ष, लेकिन जिस तरह आजकल विपक्षी राजनीति अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग गा रही है, उसमें विपक्ष के अंदर ही कई और विपक्ष के सुर सुनाई देते हैं। अलग अलग विचार, अलग अलग व्यवहार, आखिर विपक्षी एकता के कितने प्रकार? मोदी विरोध मिलाए तो ईडी क्यों अलग कराए? ऑपोजिशन को दबाने के लिए चीजें इस्तेमाल की जाए। तो आप खुद देख लीजिए क्या सच है और क्या झूठ है। अदानी हम ही है क्या? जहाँ 80,000 करोड़ का हमको लग रहा है देश के अदानी तो हम ही हो गए। सबसे ज्यादा रेड हमारे परिवार में आज तक पड़ा हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में। कर रहा आज इन पर हो रहा तो अपना जवाब दे ही रहे हैं, तो इसमें हमको क्या कहा? इतनी नफरत आप लोगों के मन में भरी है तो मुर्दों से भी पूछताछ करने की छूट दीजिए ईडी सीबीआई को। पहले कांग्रेस इन संस्थाओं का इस्तेमाल करती थी क्योंकि वो दिल्ली में बैठते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली से इन संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, इसमें कोई दखल किसी का नहीं है और मेरा सभी से यह अनुरोध रहेगा कि आप न्याय के रास्ते का रुख अख्तियार करिए। आपने तो 2014 से पहले की हेडलाइंस लिखी है, पढ़ी है, रिपोर्ट की है, और तब मेरा जैसा कोई दुकान चलाने वाला नहीं था। पहले क्या हेडलाइंस होती थी? इस सेक्टर में इतने लाख करोड़ रुपए का घोटाला, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता सड़कों पर उतरी। आज क्या हेडलाइन होती है? भ्रष्टाचार के मामलों में एक्शन के कारण भयभीत भ्रष्टाचारी लामबंद हुए, सड़कों पर उतरे। 2024 में मोदी की सत्ता का विधान बदलना है तो विपक्षी एकता बहुत जरूरी है। मिलना मिलाना जारी है, नए मोर्चों के बहाने नई सियासत की हवा बहाना जरूरी है। दिल्ली से तेलंगाना तक, यूपी से पश्चिम बंगाल तक, मोर्चे पर मोर्चे, दावों पर दावे और दांव पर दांव चले जा रहे हैं। जिस किसी ने भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का ज्यादा इस्तेमाल किया उसका सफाया दिल्ली से हुआ है। और ये अलग परंपरा जो बन रही है कि अगर आपके दल में कोई आ जाए उसके लिए ईडी, सीबीआई कुछ भी नहीं है। विपक्षी पार्टी हैं, उनके ऊपर ईडी, सीबीआई। ये सारी एजेंसियां, कोई एजेंसी कोर्ट के ऊपर नहीं है। किसी भी नोटिस को भी आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते, एक, किसी भी एफआईआर को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, दो, और किसी भी चार्जशीट को भी कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, तीन। भाई कोर्ट में जाने की जगह यहां पर हो हल्ला कर क्या होगा? विपक्षी एकता की दाल में ये नई मुलाकात एक नया तड़का है, क्योंकि दीदी बोल चुकी हम अकेले चलेंगे, अखिलेश कह रहे हैं हम साथ साथ हैं। यही वादा अखिलेश और केसीआर बीते कुछ दिन पहले हाथ उठाकर आपस में कराए, जिसमें केजरीवाल भी साथ थे। वैसे हाथ मिलाने या उठाने का क्या, ये तो पार्लियामेंट के गलियारों में सपा और कांग्रेस के बीच भी दिख रहा है, जो एक दूसरे का साथ किसी कीमत पर ना निभाने की बातें कई बार दोहरा चुके हैं। मेल मुलाकातों और विपक्षी एकता की घोषणाओं का मौसम गर्म है अभी। ईडी अडानी के बहाने मुद्दा मिला एकजुटता का तंबू गाड़ने का, लेकिन चेहरों के ताव, बातों के भाव और तख्तियों पर खिंचे दाव कहानी में बड़े पेच दिखा रहे हैं। कांग्रेस की विपक्षी एकता अलग गुट में बटी अपनी तख्ती पर जेपीसी की मांग उकेरे है। आम आदमी पार्टी वाली विपक्षी एकता की तख्ती पर अडानी, ईडी और सरकार पर वार है। दीदी वाली विपक्षी एकता का विरोध संसद के एक कोने में बिल्कुल अलग मुद्दे पर चल रहा है और विपक्षी एकता वाले चौथे मोर्चे की तख्ती अब भी खाली है, जिसमें बीएसपी, बीजेडी, वाईआरएस जैसे दल क्या सोच रहे हैं अभी तय ही नहीं।
तो ये चाल है विपक्षी एकता की। अब जरा चरित्र भी देख लीजिए। संसद में मोदी सरकार के खिलाफ एक साथ, राज्यों में अपनी अपनी पॉलिटिक्स को लेकर दुश्मनी तक जाएंगे। ईडी, सीबीआई की छापेमारी और गिरफ्तारियों के खिलाफ सब एक हैं, लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सबका अपना अपना मत है। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर नीतीश चुप रहना पसंद करते हैं, लेकिन लालू परिवार के घर छापों पर बोलेंगे। यही कांग्रेस का हाल है। वो लालू के खिलाफ कार्रवाई पर नाराज, लेकिन सिसोदिया के जेल जाने पर खुश। और संसद में हंगामे की नौबत पर सब एक साथ एकता के स्वर में चिल्लाएं। लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में बुलाए जाने पर भी नहीं जाएंगे और नीतीश की बिहार यात्रा से भी दूरी बनाएंगे। और अब विपक्ष के चाल और चरित्र के बाद चेहरा भी देख लीजिए। विक्रम बेताल का जैसा हम पीछा लगेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। ये सच की विरोधी एकता है या विरोध की कोई रस्म अदायगी? क्योंकि इसी दिल्ली के किसी कोने में यही कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बखिया उधेड़ रही है। मनीष सिसोदिया तो को छोड़िए, अरविंद केजरीवाल का भी नाम जो है, मुख्यमंत्री का नाम चार्जशीट में ईडी ने मेंशन कर दिया है कि कहीं न कहीं उनके भी तार सीधे संपर्क शराब माफियाओं से थे, जिनको इन्होंने लाभ पहुंचाया करोड़ों रुपए का। स्वाभाविक है आने वाले समय पर आप दिल्ली के, माफी चाहूंगी शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है, महाठग को भी ईडी के साथ बैठे हुए देखेंगे। और यही आम आदमी पार्टी किसी कांग्रेस शासित राज्य में कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा छोड़िए तेजाब डालने में जुटी है। इसी प्रकार की तानाशाही इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने भी किया है। इसी प्रकार की कार्रवाई और दुरुपयोग सीबीआई का, ईडी का पहले कांग्रेस भी कर चुकी है। तो कांग्रेस का मामला तो ऐसा है कि गुनाहों से खुद जब हाथ रंगे हुए हैं तो वो कैसे बोलेंगे। और आप सोचिए कि जब राहुल गांधी पे कार्रवाई होती है, सोनिया गांधी जी पे कार्रवाई होती है, तब तो ईडी सीबीआई अत्याचार कर रही है। मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेसी लड्डू बांट रहे। यानी जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा। फिर जो दिख रहा है वो क्या है? हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई, अरे मार डाला, दुहाई दुहाई। मोदी सरकार के खिलाफ विरोध की बिरयानी दिल्ली में पकाने के लिए अलग अलग राज्यों से नेता मसाले लेकर तो आ जाते हैं, लेकिन जब मुद्दों की आंच पर मसालों को मिलाने की बात आती है तो सब अपने अपने स्वाद अनुसार और अपनी अपनी रेसिपी अनुसार पकाना चाहते हैं। इन दिनों भी मोदी विरोध की हांडी चढ़ी हुई है, लेकिन सबको पसंद आने वाले एक स्वाद की कैसे बने, इस चक्कर में ऐसा लगता है जैसे कि विरोध के चावल भी जल रहे हैं। यहाँ हाथ तो तपाक से मिलते हैं, दिल मिले ना मिले वो अलग बात है। विपक्षी एकता की दीवार लंबी तो दिखती है, लेकिन इतनी ऊंची नहीं हो पाती कि उसे पार क्या हो रहा है वो कोई देख सके। चलिए कभी कांग्रेस के विरोध की जमीन पर तैयार हुई आम आदमी पार्टी से शुरू करते हैं। मोदी का विरोध है तो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने से कोई गुरेज नहीं, आखिर राजनीति भी तो करनी है। कांग्रेस ने कहा अडानी मुद्दे पर जेपीसी बननी ही चाहिए। आम आदमी पार्टी ने भी कहा हाँ बननी ही चाहिए। साथ में तेलंगाना की बीआरएस पार्टी ने भी समर्थन कर दिया। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जेपीसी की मांग के समर्थन के साथ ही सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी आ जाती है। हम लोग मांग कर रहे हैं जेपीसी बनाओ और जेपीसी बनाकर इस पूरे घोटाले की जांच कराओ। मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि घोटाले को ये छिपा रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके जांच के आदेश दे दिए। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग, मोदी सरकार ने इन दोनों एजेंसियों को अपनी कठपुतली बना लिया है। विपक्ष के नेताओं पर लगातार कार्रवाई, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में। आम आदमी पार्टी के सांसद अपनी पार्टी के लोगों का बचाव करते हुए लालू तक आ गए, लेकिन फिर साथ ही पार्टी बीआरएस की तरफ से संकेत हुआ कि हम भी तो पीड़ित हैं। ये कविता 9 घंटे आपने पूछताछ किया बुला के, क्या है आपके पास? जिस व्यक्ति के आरोप के आधार पे के कविता को बुलाया गया वो आदमी न्यायालय में जाके कह रहा है हमसे तो फर्जी ईडी ने दस्तखत करा लिया। ईडी फर्जरी करने के लिए बैठा हुआ है। किसके कहने पे ईडी फर्जरी कर रहा है?
यानी हालात वैसे ही बनने लगे जैसे कुछ दिन पहले केसीआर की रैली में केजरीवाल गए और कांग्रेस को दरकिनार कर दिया गया। बराबर में खड़ी कांग्रेस को सिसोदिया और के कविता के मुद्दे की लंबी तकरीर में खुद को बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवानी वाली हालत लगने लगी तो पल पल काटना मुश्किल होने लगा। बस वक्त ही बता रहा है कि विपक्षी एकता का वक्त कैसा चल रहा है। अब जरा सा और पीछे चलते हैं। 8 पार्टियों के नेताओं ने एक चिट्ठी लिखी जिसका मजमून था ईडी बदले की भावना से काम कर रही है। चिट्ठी में था मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी बिना सबूत हुई है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुई है और पूरा देश गुस्से में है। इस चिट्ठी पर जिन नेताओं ने समर्थन के दस्तखत किए हैं वो हैं तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी, केसीआर, केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला और उद्धव ठाकरे। तस्वीरें देख लीजिए ध्यान से और फिर सोचिए, तेजस्वी को षड्यंत्र दिख रहा है? क्या वो नीतीश की राय में कुछ अलग है? कांग्रेस ने इससे दूरी क्यों बनाई? क्या कांग्रेस विपक्षी नेताओं की सोच से अलग है या मनीष की गिरफ्तारी को सही मानती है? ये सीधे के सीधे ओपन एंड शट भ्रष्टाचार का मामला है और ये बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर शराब का, लिकर का स्कैम हुआ है। इसको उस तरीके से देखना चाहिए। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये कह रहे हैं कि इनके साथ में बहुत बेइंसाफी हो रही है। क्या बेइंसाफी हो रही है इनके साथ में? इन्होंने खुद ने 4 सितंबर 2020 को मनीष सिसोदिया ने, इनकी सरकार ने एक कमेटी बनाई कि कमेटी बताए कि एक्साइज पॉलिसी में क्या चेंज होने चाहिए। कमेटी ने जो रिपोर्ट दी ठीक उसका उल्टा कर दिया कि ताकि भ्रष्टाचार हो सके। दिल्ली में कांग्रेस का तो खुला है ऐलान कि कट्टर ईमानदारी वाले सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया हैं बेईमान, और ये ऐलान धमाकेदार पोस्टर्स के रूप में जग जाहिर है। कट्टर ईमानदार आदमी के विधायक रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। रिश्वत लेते हुए मंत्री पद से दिल्ली में हटाया, पंजाब में हटाया, है ना, हटाना पड़ा क्योंकि आपके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, आपके पास कुछ कहने को बचा नहीं है। दिल्ली छोड़ दी, पंजाब में जो हिंसा हो रही है, खालिस्तान सर उठाकर जो है अपनी लड़ाई को जो है वो लड़ रहा है और हम लोग हथियार वहाँ पर कानून व्यवस्था देख रहे हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री ना खुद दिल्ली में बैठ रहे हैं, ना पंजाब के मुख्यमंत्री को बैठने दे रहे हैं। कभी तेलंगाना, कभी महाराष्ट्र, अब छत्तीसगढ़ लेके घूम रहे हैं। तो क्या कांग्रेस की नजर में सिसोदिया पर ईडी की कार्रवाई सही है? लेकिन मजेदार बात यह है कि यही कांग्रेस लालू के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बड़े गुस्से में है। यानी यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई गलत है। विपक्षी एकता के असंभव से दिखते गठबंधन में पहले से इतनी गांठें भरी हैं कि नई गांठों की जगह ही नहीं दिखती। कोई अगर कौन किसके साथ है का हिसाब लगाने लगे तो दिमाग ही चकरा जाए। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई अच्छी लगी, लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे जब आम आदमी पार्टी के समर्थन में हैं, तो कांग्रेस को इससे कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का साथ भी दे रहे हैं। तेजस्वी को जो सही लगता है नीतीश उससे कन्नी काट रहे हैं, वरना उनके भी दस्तखत होते। और सबसे बड़ी बात ये कि पश्चिम बंगाल वाली दीदी ने तो जेपीसी की मांग वाली मांग का ही बॉयकॉट कर दिया है। 2021 साल 8 या 9 सितंबर ईडी दफ्तर में बुलाए गए बंगाल के खोका बाबू को। बंगाल के खोका बाबू गए रोते रोते। 9 घंटे ईडी वालों ने पूछताछ तो किए और ईडी की दफ्तर से निकलते ही सबसे पहले तीखी आलोचना किसके खिलाफ किए थे? कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। अब 2021 साल की 9 सितंबर की बात, सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी की रुख बदल चुकी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गाली गलौज शुरू कर दी थी। अब पता कर लो, आधार में ये तथ्यों के साथ ये बात करते हैं, कोई आधारहीन बात नहीं करते। इसका मतलब ये समझो तो कुछ हुई, अंदर की बात तो कुछ अलग थी बिल्कुल। तो राजनीतिक मैदान पर उतार के कौन आंदोलन किसी तरह से कैसे करना होगा वो तृणमूल को किसी को पास सीखने का जरूरत नहीं है। हाल ही में मनाए गए स्टालिन के 70वें जन्मदिन की ये तस्वीर भी देखते रहिए और सोचिए जो हाथ चंद दिन पहले मिले वो कैसे अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। बातें तो मिलती नहीं, फिर मन कैसे मिलेगा? कहने को कहा जा सकता है कि जांच एजेंसियों पर सवाल और कार्रवाई पर बवाल भी अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से है। न कोई कॉमन एजेंडा, न कोई एकजुटता का विचार।
मुद्दों पर मतभेद की बात भी अगर एक तरफ रख दी जाए तो अगला सवाल यह है कि विपक्षी एकता का सूत्रधार कौन? वो धागा किसका होगा जिसमें विपक्षी दलों की माला से अलग अलग फूल पिरोए जा सकेंगे? सब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से माला बनाने में ऊर्जा खपा रहे हैं। फिलहाल तो विपक्षी एकता अलग अलग गुलदस्तों सरीखी दिखाई दे रही है। कांग्रेस विल लीड। यही पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ी। मित्र है जिनसे भी मेरा बात हुआ है, वो लोग भी कह रहे हैं मिलकर बात करते हैं। ये नीतीश कुमार जी भी योग्यता और अनुभव के हिसाब से कम नहीं। एक राष्ट्रीय और स्वाभाविक विकल्प भाजपा का आम आदमी पार्टी बनती जा रही है। It is not the Prime Minister that matters. It is the nation that matters. अगर हमको कांग्रेस को कमजोर करना होता हम कांग्रेस रूल्ड स्टेट में पैर रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। बहुत सारी पार्टियां एक होने के लिए तैयार बैठी हुई है। अपने अपने मुद्दों को लेकर तो तलवारें आपस में चल ही रही हैं। अगर कभी यदा कदा हाथ मिल भी जाएं, तो गारंटी नहीं कि अगले ही पल तस्वीर क्या होगी। क्योंकि मोदी से टकराने के लिए विपक्ष ने आपस में ही एक दूसरे के इतने विकल्प बना लिए हैं कि विपक्षी एकता का संकल्प ही कहीं गायब दिखता है। यही पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, जो पीछे नहीं हटती है, आइडियोलॉजिकली लड़ रही है, और यही पार्टी बीजेपी को आने वाले समय में हरा के दिखाएगी। नीतीश कुमार जी कमिटेड है, नीतीश कुमार जी कटिबद्ध हैं, नीतीश कुमार जी उसके लिए समर्पित हैं। उम्मीद है कि जिस तरीके से दीदी ने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया था, आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया। We are sharing our views how to win 2024. Congress will lead. जिनसे भी मेरा बात हुआ है, वो लोग भी कह रहे हैं मिलकर बात करते हैं। बहुत ही लोगों को जोड़ना पड़ेगा हमारे साथ। एक दो पार्टियां, एक दो लोगों से होने वाली बात नहीं, कई लोगों का और जोड़ना पड़ेगा। उसके तहत उसको लेके कट्टर पॉलिटिकल विल के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। कोलकाता में अखिलेश ममता मिले तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री का सवाल विपक्ष के खेमे में ही जोर से उछल गया। अखिलेश को बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में दीदी पर अटूट भरोसा है, और दीदी को न केसीआर चाहिए, न राहुल, न नीतीश, न कोई और। बहुत सारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आज हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई न कोई एक ऐसा गठबंधन हो, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मिल करके सब काम करें। और जहां तक सवाल नाम का है वो बाद में तय किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी बिहार के कोशिश कर रहे हैं, स्टालिन भी कोशिश कर रहे हैं, आदरणीय ममता दीदी भी कोशिश कर रही हैं। तो ये प्रयास लगातार चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये प्रयास सफल हो। जानी कुर्सी एक, लेकिन दावेदार अनेक। अब ऐसे में या तो दावेदारों में जोर आजमाइश होगी, या कुर्सी का सपना किसी के लिए नहीं अपना। एक मंच दक्षिण में स्टालिन का सजा तो सुर कुछ और निकले। Let us forget who is going to become the Prime Minister. Let us first win the election, then think who is going to become the Prime Minister. It is not the Prime Minister that matters. It is the nation that matters. If we can save the nation, we can save everyone in this country. Stalin, it is time to move on. Come to the national scene. Come to the nation. Let us put differences on one side. केसीआर ने अपनी सियासी महफिल सजाई तो कांग्रेस को ही बाहर कर दिया। केसीआर को न नीतीश चाहिए न तेजस्वी। फिलहाल केजरीवाल का साथ भा रहा है, लेकिन पीएम पद के लिए उनकी चाहत भी किससे छुपी है? वरना वो अपनी क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय क्यों बनाते? कांग्रेस से निश्चित दूरी बनाकर तो वैसे समाजवादी पार्टी भी चल रही है। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। नीतीश कांग्रेस को बुला बुलाकर न जाने कितने अगर मगर कर चुके हैं। हम तो कांग्रेस के नेता लोगों से भी सब कर ही दिए। अभी तो बहुत अच्छा यात्रा हो गया।
यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम तो जाके दोनों को कही दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका टिकट कीजिए, एक साथ बैठिए, सब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। लेकिन उन दावों का क्या जो नीतीश की पार्टी की तरफ से ही उठते रहते हैं कि वो खुद पीएम बन सकते हैं। यूं भी पहले भी कई मुख्यमंत्री देश में प्रधानमंत्री बने हैं। चौधरी चरण सिंह बने हैं, देवे गौड़ा बने हैं, वीपी सिंह बने हैं, नरेंद्र मोदी बने हैं, नरसिंह राव बने हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी भी योग्यता और अनुभव के हिसाब से कम नहीं है। आम आदमी पार्टी तो 2024 की लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल की घोषणा करके खुद को रेस में सबसे आगे दिखाने की कोशिशें काफी पहले से ही कर रही है। आजाद भारत के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली, ग्रो करने वाली राजनीतिक फोर्स, पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी। और पंजाब चुनाव के बाद एक राष्ट्रीय और स्वाभाविक विकल्प भाजपा का राष्ट्रीय स्तर पे आम आदमी पार्टी बनती जा रही। टीएमसी ने भी कभी जोर लगाया था, दिल्ली में बैठकें और मुलाकातें हुई, लेकिन अब उसके लिए कांग्रेस के समर्थन का मतलब जोर से ना है। दीदी की पार्टी तो कांग्रेस को बीजेपी का काउंटर पार्टी बताने लगी है। कांग्रेस अगर कहते हैं कि तृणमूल बीजेपी की बी टीम है, तो मैं कांग्रेस से सवाल करना चाहता हूं कि जब बंगाल में चुनाव हुआ और आप लेफ्ट के साथ अलायंस करके बीजेपी के हाथ मजबूत कर रहे थे, तो आप किसकी बी टीम थे या किसकी ए टीम? तृणमूल वहीं जा रहा है जहां पे बीजेपी की सरकार है। अगर हमको कांग्रेस को कमजोर करना होता तो हम कांग्रेस रूल्ड स्टेट में पैर रखते। विपक्ष की कहानी जरा ऐसे समझिए। कांग्रेस के साथ कौन कौन नहीं, खुद कांग्रेस को नहीं पता। नीतीश किसे कबूल किसे नहीं, खुद नीतीश को नहीं पता। केजरीवाल का साथी कौन और कब तक, ये किसी को नहीं पता। स्टालिन, शरद पवार, उद्धव, इनका अपना अलग अलग मत है। यानी सबको या तो खुद बनना है पीएम या बनना है अपनी पसंद का पीएम बनवाकर किंग मेकर। नेता कोई हो, किसी एक को स्वीकार नहीं। इसमें कोई दबी छुपी बात नहीं रही कि पीएम की कुर्सी अगर एक अनार है, विपक्ष की तरफ से उसके कई बीमार हैं। ऐसे में विपक्षी एकता की कौन सोचे? पहले एक जैसी सोच तो हो जाए। बीते दिनों 3 राज्यों के चुनाव परिणामों से बीजेपी को जोश की बूस्टर डोज लग चुकी है। वहां मोदी एक नाम केवलम चल रहा है। विपक्ष फिलहाल सर्चिंग मोड में है। दिल्ली में मोदी सरकार के विरोध के नाम पर जो विपक्षी एकता का बुलंद सुर सुनाई देता है, विपक्ष की सच्चाई सिर्फ उतनी भर रही है। दिल्ली के दंगल में एक साथ केंद्र सरकार के खिलाफ ताल ठोकने वाले नेता अपने अपने राज्यों की राजनीति में वापस लौटते हैं तो आपस में ही ललकारने लगते हैं, क्योंकि वहां लड़ाई वोट शेयर के बंटवारे पर आ जाती है। एक दूसरे के साथ कितनी एका है, कितनी मजबूती है, ये यहाँ नजर आती है, क्योंकि ये दिल्ली है। यहाँ सियासी लड़ाई के लिए सबका प्रतिद्वंदी एक है। कांग्रेस भी साथ, लेफ्ट भी साथ, बीआरएस भी साथ, समाजवादी पार्टी भी साथ, आरजेडी भी। ऐसा लगता है कि बन ही गई विपक्ष की इस बार बात। कांग्रेस और लेफ्ट की जो एकता यहाँ दिखती है, वही कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी दिखाई दी। लेकिन केरल में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की जानी दुश्मन हैं, क्योंकि मसला वोट बैंक का है और सत्ता के लिए दोनों की लड़ाई का वोट बैंक भी साझा है। यानी दिल्ली में दोस्ती पक्की है, लेकिन राज्यों की बात आई तो खर्चा अपना अपना। ऐसे में अगर वाकई लड़ाई दिल्ली की कुर्सी के लिए हुई तो क्या होगा, समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं। देखिए ऐसा है, पहली बात ये आपने सवाल किया, उसमें जो कहा कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, तो मुझे सख्त आपत्ति है। हंगामा बीजेपी कर रही है। चेयर के बैठते ही मिनिस्टर तक खड़े हो जाते और नारे लगाने लगते हैं। ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ
सारी संसदीय परंपराओं, मान्यताओं, सबका इन्होंने सबको ध्वस्त कर दिया। देश को ध्वस्त किया, संसदीय परंपराओं को ध्वस्त किया, संविधान और डेमोक्रेसी को खत्म करने पे हमारा। मुद्दे पे आप कांग्रेस के साथ हैं या सारे आपसी मनमुटाव खत्म हो गए कांग्रेस से? ये अलग बात है, जो मुद्दा है वो सारे देश का है, वो कांग्रेस का नहीं। समाजवादी पार्टी के सांसद बिर्क कांग्रेस के मानव श्रृंखला कुनबे में खासे उत्साहित दिख रहे हैं, लेकिन इन्हीं की पार्टी ने यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से थैंक यू कर लिया था और इनके मुखिया कह चुके हैं कि यूपी में कांग्रेस का साथ कतई मंजूर नहीं। उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, हम उन्हीं के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर आप प्रदेश देखें तो ज्यादा सांसद वही चुन करके आएंगे, जीत करके आएंगे जो न कांग्रेस के साथ है न बीजेपी के साथ है। मसला यहाँ भी वही है, वोट बैंक। दोनों का दावा एक ही वोट बैंक पर रहता है, तो कैसे बनेगी बात जब दिल नहीं मिल रहे हैं सिर्फ हाथ। एनसीपी के शरद पवार खुलकर कांग्रेस के नेतृत्व की वकालत कर चुके हैं, लेकिन देखिए जरा नागालैंड में एनसीपी कांग्रेस के दुख पर दुखी होने के बजाय नमक छिड़क रही है। बीजेपी गठबंधन को समर्थन देकर सत्ता के सुख में बीजेपी के साथी है। तेलंगाना रास्ता केसीआर को कांग्रेस के कदम तेलंगाना में मंजूर नहीं, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की थाप पर केसीआर की पार्टी भी बोल रही है वाह हुजूर। मतलब दिल्ली में कुछ और, राज्यों में कुछ और। जेडीयू की ही बात ले लीजिए, कांग्रेस की जो नजदीकी लालू वाली आरजेडी से दिखती है वो जेडीयू से नजर नहीं आती। नीतीश तो कई बार दिल्ली आकर भी कांग्रेस की तरफ से निराश होकर लौटे। अब कहने को कोई कुछ कहे, लेकिन जो है वो तो सामने है। समझने वाली बात यह है कि अगर 16 विपक्षी दल साथ दिखाई दिए तो 13 विपक्षी दल अलग राह चले। ये वो दल हैं जो न बीजेपी के साथ हैं और न ही गठबंधन की कवायदों की। संसद के दोनों सदनों में 142 सदस्यों वाले 13 दल अगर विपक्षी एकता की कोशिशों से अलग हैं तो बात सोचने की है। तो ये हाथों में हाथ या साथ आने की बातें क्या है? दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है या कुछ और? खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ऐसी ही तस्वीर है विपक्ष की आपस में। किस मुस्कुराहट में कितना तंज है ये समझ में आता है तब जब चुनावों की कसौटी पर एकता की परीक्षा होती है। जिन राज्यों में बीजेपी नहीं है वहां विपक्ष ही एक दूसरे का विपक्ष है। दिल्ली की राजनीति में जब सब साथ आने की कोशिश करते हैं तो वो कड़वाहट झलक ही जाती है। दूर से देखिएगा तो लगेगा वाह क्या सीन। या ये भी कहा जा सकता है कि दो दिल मिल रहे हैं, वो भी चुपके चुपके नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला। लेकिन दिल्ली के सियासी एक्ट से जरा इधर उधर देखिए तो जन्नत की हकीकत समझ आते देर नहीं लगती। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ प्रेम की पींगे बढ़ा रही है। दोनों पार्टी के नेता सुख दुख के साथी नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है वो भी देखते चलिए। केजरीवाल 12 दिनों से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के धुआंधार चुनावी दौरों पर हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो केजरीवाल सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश बदलाव चाहता है, चेंज चाहता है, परिवर्तन चाहता है, लेकिन बेबस थे, मजबूरी थी, कर नहीं सकते थे। अब आपको एक विकल्प मिल गया, ईमानदार पार्टी मिल गई। आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है, मध्य प्रदेश के अंदर एंट्री हो चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर पूरी की पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। चलिए मान लिया मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में केजरीवाल किसकी सरकारों को उखाड़ फेंकने का आह्वान कर रहे हैं? ऑफ कोर्स कांग्रेस की। और फॉर्मूला वही, मुफ्त का चंदन घिस वोटर नंदन। दिल्ली के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी। मध्य प्रदेश एक मौका देके देखो, आपकी भी बिजली मुफ्त कर देंगे। इसी सियासत के चलते केजरीवाल कांग्रेस को पहले दिल्ली और बाद में पंजाब से बाहर कर चुके हैं। गुजरात विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी 13% वोट लेकर कांग्रेस को वहां की राजनीति में भी हाशिए पर पहुंचा चुकी है। अगर आम आदमी पार्टी इन 3 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन कर सकी
तो इसके दो नतीजे निकलेंगे। या तो कांग्रेस से वो उसके राज्य छीनेगी या उसके और कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी बाजी मार ले जाएगी, क्योंकि राजस्थान में पिछले चुनाव में 58 सीटों पर हार जीत का अंतर 5% से भी कम रहा था। मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में 70 से ज्यादा सीटों पर जीत का अंतर 5% से कम रहा था। यानी दिल्ली की दोस्ती कांग्रेस पर राज्यों में भारी पड़ सकती है। आपने 48 साल उनको दिए, 18 साल इनको दिए, 5 साल हमको भी देंगे। 2024 के चक्कर में 2023 बड़ी चुनौतियां लिए पहले से खड़ा है। जरा जरा सा वोट खिसका तो जमीन कितनी खिसकेगी, इसका अंदाजा लगाने के लिए समय कांग्रेस के पास कम है। यही कहानी केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच रिश्तों की है, और यही कहानी बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों की है। यानी दिल्ली के गठबंधन की चाह में सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी ही घटी। गठबंधन की राजनीति की जब विधिवत शुरुआत हुई, उस दौर तक पक्ष और विपक्ष के बीच एक गहरी लकीर खींची रहती थी। सत्ता पक्ष के खिलाफ मजबूत मोर्चाबंदी होती थी। आज की सियासत में विपक्ष एकता और एकजुटता, नेता और नेतृत्व के फर्क को समझने में ही उलझा है। नेता और नेतृत्व, एकता और एकजुटता, इन शब्दों के मिटते अर्थ विपक्ष की पहली और सबसे बड़ी मुश्किल है। नेता वो जो अपनी पार्टी और विचारधारा का नेतृत्व करे, नेतृत्व वो जो किसी भी दल या दलों के समूह का कोई करे। इसी तरह एकता होती है विचारधारा को लेकर एकता, लेकिन एकजुटता होती है अलग अलग विचार और मंचों के बावजूद एक मंच पर एक साथ आना। कभी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व और एकजुटता के सिद्धांत पर 25 से ज्यादा दलों को लेकर सरकार चलाई गई थी। चलो एक ना अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है, हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं, और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। यूपीए की सरकारों में भी नेतृत्व और एकजुटता ऐसी रही कि मनमोहन सिंह को कार्यकाल के दौरान साथी दलों से कोई बड़ी चुनौती नहीं मिली। आज के दौर की विपक्षी राजनीति में सब नेता हैं, सबको अपने नेतृत्व की चाहत है। ऐसे में एकता कभी कभी जो दिखती है वो कभी मुद्दों तो कभी मन को लेकर एकजुटता में बदलने से पहले ही बिखर जाती है। मंच बनते रहते हैं, हाथ मिलते रहते हैं। ईडी, अडानी, भ्रष्टाचार, मनमानी, गिरफ्तारी जैसे जिन मुद्दों पर विपक्ष एक सुर में बोलने की कोशिश करता दिख रहा है, वैसा अंदर से नजर नहीं आता। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो ये विचार रहा होगा कि विपक्षी नेतृत्व वाली ताकत की आजमाइश हो जाएगी, लेकिन जिस तरह यूपी में समाजवादी पार्टी बीएसपी साथ नहीं आई, बिहार में साथ ही जेडीयू ने किनारा किया। पटना से लेकर दिल्ली, बम्बई हर जगह रेड पड़ा है, क्या कहेंगे? आज फिर समन जारी किया गया, फिर बुलाया गया। कर रहा आज जिन पर हो रहा है तो अपना जवाब दे ही रहे हैं, तो इसमें हमको क्या करना? आपका सहयोगी पार्टी आज आप जानते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने कोई प्रतिक्रिया पर कुछ होता है तो उस पर हम नहीं कुछ बोलते। अब भी जिस तरह अलग अलग राज्यों में पॉलिटिकल पावर के लिए मंच सज रहे हैं, वो ऑल इंडिया विपक्षी एकता मंच से ज्यादा खुद को अधिक प्रभावशाली दिखाने की कवायद अधिक लगते हैं, जहां विपक्षी एकता तो चाहिए लेकिन अपने बैनर के नीचे। सत्ता पक्ष क्लियर एजेंडे के साथ आगे निकल चुका है। विपक्ष आपसी कंफ्यूजन में इतना उलझा है कि 2 कदम आगे बढ़ने की जगह आपसी खींचतान में और पिछड़ रहा है। 2024 के महाचुनाव की दस्तक साफ सुनाई दे रही है। विपक्ष क्या सुन रहा है, कहा नहीं जा सकता। ये साल 2024 के आम चुनाव के अग्निपथ पर ले जाने का है। पूरा साल चुनावी कैलेंडर पर राजनीति की व्यस्तता का साल है। सत्ता पक्ष
अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चला है। विपक्ष की उधेड़-बुन खुद में एक चुनौती है। भाजपा के कार्यकर्ता का सेवा भाव अतुल्य है। भाजपा के कार्यकर्ता का श्रम और समर्पण अतुल्य है। भाजपा के कार्यकर्ता की पहचान उसके अनुशासन से होती है। हमारी पार्टी ने बड़ी से बड़ी मुश्किलों को देखा है। हमने कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता ने मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी पार्टी का झंडा बुलंद रखा है। बीजेपी के लिए ये वचन ही अनुशासन है। अध्यक्ष नड्डा से लेकर अमित शाह और राज्य इकाइयां सब सक्रिय हैं। हाल में 3 राज्यों के चुनाव में मिली कामयाबी के जश्न के लिए भी बीजेपी नहीं रुकी, बल्कि तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के साथ केरल आदि की तरफ 2024 की तैयारियों के साथ कूच कर गई। मैं देश के हर हिस्से में जाता हूं और मैं मानता भी हूं और प्रयास भी करता हूं कि मेरा घनिष्ठ संपर्क जनता के साथ रहना चाहिए। मैं जनता की नब्ज को टटोल कर आपको एक बात आपकी चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में फिर से एक बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। बीजेपी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की कम से कम 100 रैलियां देश भर में आयोजित की जाएंगी। बीजेपी ने करीब 160 ऐसी लोकसभा सीटें चिन्हित की हैं, जहां बीजेपी का प्रदर्शन जीत नहीं दिला सका। उन सीटों को 4-4 लोकसभा सीटों वाले क्लस्टर में बांटा गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अधिकतर रैलियां इन्हीं क्लस्टर्स में व्यवस्थित रूप से आयोजित की जाएंगी। मोदी मैजिक के सहारे करीब 45 से 55 रैलियों के जरिए इन क्षेत्रों में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ताकत झोंकना शुरू कर चुकी है। We find that there is pro-incumbency. People want to support Bharatiya Janata Party, and that is why I said that they are enthusiastic about it. 2024 से पहले तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम के विधानसभा चुनाव हैं और अगर हालात अनुकूल हुए तो जम्मू कश्मीर के चुनाव भी हो सकते हैं। बीजेपी का चुनावी अभियान तेज गति से चल रहा है। विपक्ष आपस में तेरी मेरी पॉलिटिक्स को लेकर ही कंफ्यूज्ड है। इतना तय है कि जो 2024 में जीत के साथ जाएगा वो मनोबल की आधी लड़ाई पहले ही जीत चुका होगा। बीजेपी इसे समझती है। विपक्ष को समझ आए, लेकिन देर होने से पहले तो कोई बात बन भी सकती है। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।